और दिल्ली बम धमाका मामले की जांच अब बेहद अहम मोड़ पर है, क्योंकि आरोपी आमिर रशीद जो पेशे से प्लम्बर था, उसके रोल को एजेंसियां बहुत बड़ा मान रही हैं। और इसी वजह से अदालत ने आमिर को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इन 10 दिनों में एनआईए उसे उसके पुलवामा के घर हरियाणा के मेवात, जहां पर 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, वहां पर लेकर जा सकती है। इसके अलावा एनआईए फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी, यूपी के सहारनपुर, लाल किला यहां ब्लास्ट हुआ था, वहां ले जा सकती है। आमिर को उन डॉक्टर्स के साथ अपने आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। तो एक बार फिर बता दें आपको, दिल्ली बम धमाका मामले में दरअसल आरोपी आमिर रशीद जो कि पेशे से प्लम्बर था, उसके रोल को एजेंसियां बेहद बड़ा मानकर चल रही हैं। और इसी वजह से अदालत ने आमिर को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भी भेज दिया है। और इन 10 दिनों में एनआईए उसे न केवल पुलवामा के घर हरियाणा के मेवात, जहां से 29 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, यहां पर लेकर जा सकती है। तो दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने बताया कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच टीम को उसकी i20 कार के राइट फ्रंट टायर और ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता बरामद हुआ, जिसमें एक मेटल जैसा सब्सटेंस भी मिला है। शुरुआती जांच में शक है कि इसी सब्सटेंस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। ब्लास्ट स्पॉट, टायर और बरामद शूज तीनों जगह से अमोनियम नाइट्रेट TATP यानी कि ट्राई एसीटोन ट्राई पैर ऑक्साइड मिलना बड़े पैमाने पर साजिश की तरफ इशारा करता है। एजेंसियों को इस बात की भी तस्दीक हुई है कि जैश के आतंकियों ने बड़ी तादाद में ट्राई एसीटोन ट्राई पैर ऑक्साइड इकट्ठा कर रखा था, यानी किसी बड़े धमाके की प्लानिंग पहले से तैयार। इतना ही नहीं, अमोनियम नाइट्रेट के साथ ट्राई एसीटोन ट्राई पैर ऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। बड़ा खुलासा यह भी है कि मॉड्यूल को 20 लाख रुपए गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए दिए गए थे। और कार के पीछे की सीट के नीचे भी विस्फोटक के निशान मिले हैं, जिससे ये थ्योरी और ज्यादा मजबूत हो रही है कि उमर मोहम्मद ने ठीक उसी पैटर्न पर ब्लास्ट किया जैसा 2001 में अमेरिका की फ्लाइट में शू बॉम्बर रिचर्ड रीड ने करने की कोशिश की थी। और अल फलाह इन्वेस्टमेंट मामले में महू से बड़ी खबर है, जहां अल फहद सिमकॉम नाम से एक कंपनी शुरू हुई थी। महू में हमूद सिद्दीकी ने कंपनी की शुरुआत की। साल 2000 में फ्रॉड की 3 FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद हमूद पर 10,000 का इनाम घोषित हुआ था। हमूद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई है। और फ्रॉड करने के बाद हमूद परिवार के संपर्क में भी नहीं था। हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट कंपनी चला रहा था। अ, 25 साल पुराना फरार इनामी आरोपी था हमूद सिद्दीकी। इसको हमारी टीम ने हैदराबाद से पकड़ाया है। उनके खिलाफ 2000 में लगभग 3 अपराध पंजीबद्ध थे 420 के, और 1988 और 89 में राइटिंग और 307 के भी अपराध थे। और इनके अगेंस्ट हमने 10,000 का इनाम घोषणा की थी 2019 में। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमारी जो टीम गई थी, वहाँ पे 4 लोगों का टीम गठन किया गया था। और ये हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है अभी कि हम जो hमारे यहाँ पे जो पुराने इनामी आरोपी हैं उन सबको पकड़ने का, और जो फरारी पे चल। क्या मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जारी। सूत्रों की माने तो मंत्रियों के 2 साल का रिव्यू किया जाएगा, किसने कैसा काम किया। और यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। अब उनके प्रभार वाले जिलों की समीक्षा की जा रही है। मंत्रियों के साथ विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में भी गुजरात फॉर्मूला लागू किया गया तो कई सीनियर विधायकों को दोबारा से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। वहीं मंत्रिमंडल के कुछ सीनियर सदस्यों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और जिन सीनियर विधायकों की मंत्रिमंडल में वापसी संभव है, उनमें कई नाम शामिल हैं। लेकिन रेस में गोपाल भार्गव,
मालिनी गौड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है। अर्चना चिटनीस, अजय बिश्नोई को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा हरिशंकर खटीक, ललिता यादव को भी मंत्रिपरिषद में शामिल होने की संभावना है। और अब सवाल यह आता है कि मोहन कैबिनेट का विस्तार क्या गुजरात मॉडल पर होगा? हालांकि इसकी संभावना है, हो सकता है कि कुछ मंत्रियों को हटा भी दिया जाए या फिर कुछ नए मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी मंत्रिपरिषद में कुछ पद खाली हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं मोहन मंत्रिमंडल की मौजूदा स्थिति क्या है। इस वक्त मोहन कैबिनेट में सीएम, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं और इसके अलावा 18 कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री के अलावा 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इसके अलावा 7 राज्य मंत्री शामिल हैं, यानी मंत्री परिषद में अभी कुल 31 सदस्य हैं, जबकि कुल पदों की संख्या 35 हो सकती है, यानी अभी 4 मंत्रियों के पद खाली हैं। ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी मंत्री परिषद की संख्या 35 तक कर सकते हैं, या फिर कुछ मंत्रियों को हटाकर उनको भी संगठन में भेजा जा सकता है और उनकी जगह पर सीनियर विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं एमपी में मंत्री परिषद विस्तार को लेकर चर्चा जोर शोर से चल रही है। बीजेपी का कहना है कि ये एक प्रक्रिया है और सीएम का अपना अधिकार है। उधर कांग्रेस ने दावा किया कि बिहार में बम्पर जीत के बाद मोहन यादव से आलाकमान खुश है और इसलिए उनको मंत्री परिषद विस्तार का मौका दिया गया है। प्रत्येक विभाग की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं करते हैं, उसमें विभागीय मंत्री भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं। तो ये समय समय पर चलने वाली एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार करती आई है। तो मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं होगा इसका कुछ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उनकी टीम का विस्तार कब और कैसे होगा या नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। हो सकता है इनको कुछ को ड्रॉप कर दें, कुछ को संगठन के काम से दिल्ली भेज दें, कहीं भेज दें। तो सुगबुगाहट तो तेज है और जब एक मुख्यमंत्री सशक्त हो जाता है तो अपनी सेना में इस तरह का फेरबदल करते ही। और एमपी में किसानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब एमपी में किसानों को घर घर खाद पहुंचाने की तैयारी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक प्रदेश के 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत व्यवस्था की जाएगी। सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा इसे। और उधर सरकार की व्यवस्था पर एमपी में सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है, तो वहीं जीतू पटवारी ने कहा है कि बीजेपी ने ऐसा सोचा, इसके लिए धन्यवाद। बीजेपी ने अभी तक घर घर डंडे पहुंचाए हैं। बीजेपी दावा करती रही है खाद की कमी नहीं है, जबकि ग्राउंड पर स्थिति अलग है। किसान खाद के लिए परेशान हैं। होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी, जिसमें जो क्लस्टर, एक पूरा कैचमेंट, एक क्लस्टर बनाकर उसमें वाहन के द्वारा किसानों के खेत तक, उनकी गांव तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था का ऐसा विचार सरकार की ओर से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट वो हम शुरू करने वाले हैं। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। अरे हमारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर जिस दिन जिस नेता ने यह कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे।